अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम बेसिकली आपके ब्रीदिंग सिस्टम को भी कहते हैं। इसके थ्रू आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हो। इस प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं और हमें इन्हें कितनी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम बेसिकली इसे अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में डिवाइड करते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आपका नोज आ जाता है, फेरिक्स आ जाता है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं उसके। और जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो कंसिस्ट करता है लैरिक्स पे, ट्रैकिया पे, ब्रोंकाई पे एंड लंग्स पे। अब ये जो ट्रैकिया है बेसिकली ये जो है आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें हम ब्रोंकाइज कहते हैं। अब यही ब्रोंक्यूल्स स्मॉलर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं और वो फर्दर सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं। और एल्वियोलाई वो जगह है जहां पर एक्चुअली में गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है। अब हम देख लेते हैं कि आपके जो नॉर्मल रिस्पायरेशन है उसका पर्पस क्या है और उसके अंदर कौन कौन से मेन इवेंट्स हैं। अब अगर पर्पस देखें तो पर्पस तो वही है कि ऑक्सीजन का इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। ऑक्सीजन बेसिकली आपकी सेल में यूज किया जाता है ड्यूरिंग योर अगर आप कह लें कि जो आपका सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है उधर इसकी यूटिलाइजेशन होती है और उसी के रिजल्ट में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है और ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है सेल को और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से ले लिया जाता है और बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अब इसके जो मेन इवेंट्स हैं वो चार मेन इवेंट्स आते हैं जिनमें हम देख लें। सबसे पहले आपका आ जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, देन आता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, देन आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दी ब्लड टू एंड फ्रॉम द सेल। आफ्टरवर्ड्स इसकी रेगुलेशन आ जाती है कि रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन कैसे होती है। अब हम इन वन बाय वन इन्हीं सब प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनमें फर्दर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर हम सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात करें तो पल्मो का वर्ड ही लंग्स से ड्राइव हुआ है और जो वेंटिलेशन है वो कहते हैं ब्रीदिंग को। तो बेसिकली पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब है कि आप जो इंस्पायरेशन कर रहे हैं और जो एक्सपायरेशन कर रहे हैं, जो प्रोसेस हो रहा है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, ये बेसिकली कहलाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसे अगर आप सिंपल वर्ड में डिफाइन करें तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो है ऑफ द एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई। ठीक है कि कैसे एयर एल्वियोलाई के अंदर आ रही है और कैसे एल्वियोलाई से बाहर जा रही है। ये किस पे बेस्ड करता है? ये होलली एंड सोलली आपके जो प्रेशर है विद इन दी एल्वियोलाई और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उनके डिफरेंस पे बेस्ड करते हैं। जब आपके अंदर आपकी लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपकी जो एयर है वो मूव आउट कर जाती है। जब प्रेशर आपके एल्वियोलाई में या लंग्स में रिड्यूस हो जाता है तो एयर रश इन करती है, मतलब इनफ्लक्स हो जाता है, इनफ्लो हो जाता है या इंस्पायरेशन हो जाती है। अब अगर हम मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन को देखें तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं, एक इंस्पायरेशन है, एक एक्सपायरेशन है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे हो रही है ये देख लेते हैं और कौन कौन से मसल्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, तो जो मेन इनके मसल्स हैं वो आपके इस पिक्चर में शो हो रहे हैं। एक साइड पे आपको शो हो रहे हैं मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन, दूसरी साइड पे आपको शो हो रहे हैं मसल ऑफ एक्सपायरेशन। सबसे पहले आपका मसल जो आ जाते हैं मेन मसल, वो आपका आ जाता है डायफ्राम जो आपकी इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है। डायफ्राम बेसिकली वो मसल है जो आपकी चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें तो ये बेसिकली आपकी ये जो रिब्स के दरमियान में स्पेसेस होती हैं उनके मिड में प्रेजेंट होते हैं।
अब हम अगर सेरेटस एंटीरियर को देखें तो ये आपके साइड वाले मसल होते हैं। पेक्टोरलिस जो है माइनर और मेजर, ये बेसिकली आपकी शोल्डर वाले मसल्स होते हैं। अब आपका जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है और स्केलेनीज है, ये दोनों आपकी नेक और ये जो आपकी चेस्ट वगैरह इसके कनेक्टर्स हैं। अब अगर हम मसल ऑफ एक्सपायरेशन को देखें तो इसमें जो मेन मसल है वो आपका आ जाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था, इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल मेन प्राइम रोल प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा इधर देखें तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल जो कि आपके बेसिकली एब्डोमिनल मसल्स है। फिर आपका आ जाता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, जो कि आप देख सकते हैं कि आपका मिड में प्रेजेंट है ऑलमोस्ट। रेक्टस एब्डोमिनस, ये आपका बिल्कुल जो स्टर्नम की अलाइन नीचे प्रेजेंट होता है, ये वो मसल। अच्छा, ये तो हमने देख लिए इनके मसल्स। अब हम वापस आ जाते हैं अपने मैकेनिज्म की तरफ। अगर हम इंस्पायरेशन की बात करें तो बेसिकली इंस्पायरेशन के लिए आप क्या चाहिए कि हमें एयर को मूव इन करवाना है इनसाइड द लंग्स। तो अगर मूव इन करवाना है तो हमें थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इंक्रीज करवाना पड़ेगा, और उस जो लंग्स पे प्रेशर है उसे करवाना पड़ेगा रिड्यूस। अब प्रेशर रिड्यूस करने के लिए और एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली क्या होता है, आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर जाता है। उसके अलावा जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स को आउटवर्ड की तरफ मूव करवाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टर्नम भी आउटवर्ड मूव करता है और जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं क्योंकि उन पे प्रेशर जो है अब रिड्यूस हो चुका है। जैसे ही ये थोरेसिक कैविटी में प्रेशर रिड्यूस होता है, जो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक एयर है वो आपकी लंग्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है और आपका इंस्पायरेशन का प्रोसेस हो जाता है। अब एक्सपायरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सपायरेशन में बेसिकली आपके ये जो मसल्स हमने अभी पढ़े, ठीक है, इंस्पायरेटरी मसल सारे रिलैक्स कर जाएंगे और जो आपकी जब वो रिलैक्स करेंगे, जैसे डायफ्राम है, जब डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो ये अपवर्ड मूव करेगा। जो आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है जब वो आपका रिलैक्स करेगा तो आपका रिब्स भी डाउनवर्ड मूव करेगा, स्टर्नम भी डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, तो आपकी जो लंग्स है बेसिकली उस पर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और लंग्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आपकी जो इंट्रा एल्व्यूलर और इंट्रा थोरेसिक प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और जो एल्व्यूलर प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 760 to 762 mm ऑफ Hg हो जाता है। और फिर जो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपकी जितनी भी एयर है वो मूव आउट कर जाती है लंग से और आपकी एक्सपायरेशन कंप्लीट हो जाती है। इस प्रोसेस में आपका बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एयर के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ये बेसिक था आपका मैकेनिज्म ऑफ द पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब हम ना देखेंगे कि आपकी जो लंग्स की वॉल्यूम कौन से हैं और लंग्स की कैपेसिटीज कौन सी हैं। मतलब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आप कितना वॉल्यूम इनहेल करते हो या एक्सहेल करते हो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कितना इनहेल या एक्सहेल करते हो। तो सबसे पहले जो आ जाता है आपके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो उसमें आपका आ जाता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो कि आप एक नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हो, वो वॉल्यूम होता है 500 ml। अब अगर हम इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम की बात करें तो ये वो वॉल्यूम है जो कि आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान क्या करते हैं, इनहेल करते हैं बियॉन्ड दैट ऑफ टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना है, ये आपकी जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 3000 ml तक हो सकता है। एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम कौन सा है, ये वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर है जो कि आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान रिमूव करते हो अपने लंग्स से, और ये आपकी आ जाती है 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो जब आप फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो तब जो आपका वॉल्यूम लंग्स के अंदर बच जाता है उसे बेसिकली हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम।
और वो आपका आ जाता है 1200 ml। अब जो हमने देखनी है वो हमने देखनी है पल्मोनरी कैपेसिटीज। बेसिकली दो से ज्यादा जब हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स को ऐड अप करते हैं, सम करते हैं, तो आपके पास पल्मोनरी कैपेसिटीज आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले आपकी आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बेसिकली क्या शो करती है, ये आपकी इंस्पायरेटरी एबिलिटी ऑफ लंग को शो करती है कि वो उसकी कितनी एबिलिटी है मैक्सिमली इंस्पायर करने की। तो ये जो है बेसिकली सम होता है टाइडल वॉल्यूम का और इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम का, जो कि आपका बन जाता है 3500 ml। दूसरा जो आ जाता है वो आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये बेसिकली शो करती है कि आपकी जो मैक्सिमम कह लें कितनी अमाउंट ऑफ एयर आप रिमूव कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो ये जो है बेसिकली ये सम होता है आपके रेजिडुअल वॉल्यूम का और आपकी एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम का, जो कि एड अप होके 2300 ml बन जाता है। उसके बाद आ जाती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। ये वाइटल कैपेसिटी वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जो कि पर्सन क्या कर सकता है, फोर्सफुल एक्सपेल कर सकता है आफ्टर डीप इंस्पायरेशन। ठीक है, तो ये सम किसका होगा, ये आपका सम होता है आपकी एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम का, इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम का और टाइडल वॉल्यूम का। तो ये टोटल आपका बन जाता है 4600 ml। उसके बाद आ जाती है टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि आपकी ये जो 4 वॉल्यूम्स आते हैं इन सब का सम है, जो कि आपका बन जाता है 5800 ml। और यही बेसिकली वो कैपेसिटी आपके लंग्स की कि जिसमें वो मैक्सिमली इंस्पायर्ड भी कर सकती है और मैक्सिमली इंस्पायर्ड भी कर सकती है और एक्सपायर्ड भी कर सकती है। उसके बाद आपका आ जाता है मिनट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 1 मिनट में आप कितना वॉल्यूम जो है एयर का वो आप इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं, उसे हम जब 1 मिनट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं तो वो आपका बन जाता है मिनट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। इसमें जितना भी आपका रिस्पायरेटरी रेट आता है 1 मिनट में, उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइडल वॉल्यूम से, तो आपके पास बेसिकली मिनट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम आ जाता है। उसके बाद आता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। तो इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के फर्स्ट सेकंड में कितना वॉल्यूम आपने एक्सपायर किया है। और ये बेसिकली डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, जिसमें आपकी बहुत सारी लंग्स कंडीशन आ जाती है जैसे एम्फिसीमा, एज्मा। इन सब में जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है FEV1 की वैल्यू। और ये कितनी होती है, ये आपकी 80 to 90% ऑफ द वाइटल कैपेसिटी होती है। और अगर हम बात करें तो अगर आपकी वाइटल कैपेसिटी 4600 है तो उसका 3680 फिर आपका बन जाएगा FEV1, दैट इज ऑफ 80 to 90% ऑफ द वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो बेसिकली जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एज है, एक्सरसाइज है, ये फिजियोलॉजिकल जो वेरिएशंस हैं वो कैसे वाइटल कैपेसिटी को इफेक्ट करती हैं। तो इसमें एज बहुत मैटर करती है। जैसे चाइल्डहुड और एडल्ट में जो है वाइटल कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। जेंडर की बात करें तो फीमेल्स में जो है वो वाइटल कैपेसिटी 20% लेस होती है देन मेल्स। इसी तरह हाइट अगर देखें तो ज़्यादा हाइट है तो ज़्यादा कैपेसिटी होगी। अगर कोई पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज करता है, कोई एथलीट है, तो उसकी वाइटल कैपेसिटी इम्प्रूव्ड होगी, बेटर होगी एज कम्पेयर टू अ नॉन एक्सरसाइज्ड पर्सन जो कि एथलीट नहीं है। पोजीशंस की बात करें तो आपकी स्टैंडिंग में जो वाइटल कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू लाइंग और स्लीपिंग पोजीशन। उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की बात करें तो वाइटल कैपेसिटीज बेसिकली डिक्रीज हो जाती हैं ड्यूरिंग दैट फेज। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि आपकी जो डिफ्यूजन हो रही है गैसेस की थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो कैसे हो रही है और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है। तो बेसिकली जो आपकी डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है वो बेसिकली ये गैशियस एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई
और आपके जो ब्लड है उसके दरमियान में होता है। अब बेसिकली ये जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है ये किस पे बेस्ड कर रहा है? ये बेस्ड कर रहा है डिफ्यूजन के प्रोसेस पे। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन बेसिकली होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो अब अगर तो क्योंकि ये जो गैशियस एक्सचेंज आपकी बॉडी में होना है ये डिपेंड ही डिफ्यूजन पे कर रहा है। तो अगर दोनों जो भी कंपार्टमेंट्स हैं अगर उनमें प्रेशर डिफरेंस सेम है या कंसंट्रेशन डिफरेंस सेम है तो डिफ्यूजन नहीं होगी। डिफ्यूजन तभी होगी जब एक जगह पे ज्यादा अमाउंट होगी और दूसरी जगह पे कम अमाउंट होगी उस पर्टिकुलर चीज की। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट फिनोमेना आपकी बॉडी में ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मूव करते हैं और इनका ये जैसे कि ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से ट्रांसफर कर दिया जाता है सेल तक और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लेकर ट्रांसफर कर दिया जाता है एल्वियोलाई तक, सो दैट वो बॉडी से रिमूव हो सके। और ये जितने भी ये पैसेज या पाथवेज को फॉलो करते हैं उस सब पाथवे में बेसिकली डिफ्यूजन का प्रोसेस ही इन्वॉल्व है। तो अब इनकी गैशियस एक्सचेंज को या इस डिफ्यूजन को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली आपका रिस्पायरेटरी यूनिट कौन सा है और रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करती है। तो बेसिकली रिस्पायरेटरी यूनिट जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो जहाँ पर आपका रिस्पायरेशन ये जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस है हो रहा होता है वो आपकी बेसिकली एल्वियोलाइज है। बेसिकली जो आपकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं वो फर्दर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, वो फर्दर रिस्पायरेटरी डक्ट्स बनाते हैं और आगे पाउचेस से बना रहे होते हैं। इन्हीं पाउचेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इन पाउचेस को हम कहते हैं एल्वियोलाइज। एल्वियोलाइज जो है, अब एल्वियोलाई जो है आपके 300 मिलियन तक आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके डायमीटर की बात करें तो 0.2 mm तक इनका डायमीटर होता है। अब जो रिस्पायरेटरी यूनिट है आपका वो एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक पे कंसिस्ट करता है। इधर बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है एट्रिया। एट्रिया बेसिकली आपके एल्वियोलाइज को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका वो जगह है जहां पर आपका गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन कि रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन जहां पर गैशियस एक्सचेंज होगी वो किन किन चीजों पे कंसिस्ट कर रही है। अब असल में हमने करवाना क्या है कि ऑक्सीजन जो आपके एल्वियोलाई के अंदर आएगा उसे हमने ब्लड में ट्रांसफर करना है। तो बेसिकली ये जो ब्लड और आपके एल्वियोलर डक्ट के दरमियान में जितनी भी स्पेस है वो आपकी होती है रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। अब हम देख लेते हैं कि रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन में या पल्मोनरी मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है। सबसे पहले जो रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन की लेयर आती है वो आती है फ्लूइड और सर्फेक्टेंट की लेयर, जिसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वाटर एंड सर्फेक्टेंट। बेसिकली सर्फेक्टेंट आपके वो मटेरियल्स होते हैं जो कि आपकी इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं और किसी भी चीज को डिफ्यूज होने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्या काम है? यहाँ पर बेसिकली लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर एक लेयर होती है वाटर की और सर्फेक्टेंट की, वो हेल्प करती है ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में एपिथेलियम में। ठीक है, तो ये उसे बाइंड करेगी ताकि वो इजीली डिफ्यूज हो सके इनटू द एपिथेलियल लेयर। सेकेंड लेयर आ जाती है एल्वियोलर एपिथेलियल लेयर जो कि बेसिकली जो कि आप एल्वियोलाई के सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद एल्वियोलर लेयर को सपोर्ट करती है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर। देन आपकी आ जाती है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस बेसिकली आपकी दो सेल्स के दरमियान वाली स्पेस को हम बोलते हैं, या खाली इंटरस्टिशियल बेसिकली खाली जगह को बोलते हैं। तो एल्वियोलाई के बाहर और जो ब्लड वेसल्स हैं और एल्वियोलाई उनके दरमियान में स्पेस है जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोल रहे हैं, जिधर क्या प्रेजेंट होता है, जिधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाती है आपकी कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर जो लेयर आ जाती है, जो आपकी लास्ट लेयर है, वो आ जाती है आपकी इंडोथेलियल लेयर ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज की सेल की लेयर और उससे पहले उसकी बेसमेंट लेयर।
तो अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने अगर ट्रांसफर होना है तो उसने 1 by 1 इन सब लेयर्स को क्रॉस करना होगा, देन ही वो ब्लड के अंदर एंटर करेगा। ये जो रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन है, इसकी थिकनेस की अगर बात करें तो ये 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 0.6 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। अब जो गैशियस एक्सचेंज है वो यहीं पे होगा, और इन्हीं के बेसिकली इधर ही जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है उसी की बेसिस पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, आपने बात भी याद रखना है कि सबसे पहले आपके ऑक्सीजन ने जाना है एल्वियोलाई से कैपिलरी के अंदर। कैपिलरीज से वो किधर जाएगा? कैपिलरीज से वो वीनस सर्कुलेशन का कैपिलरीज से, क्योंकि लंग्स की कैपिलरीज हैं, तो ये फिर फर्दर कहाँ भेजी जाएगी? ये आपके हार्ट में भेजी जाएगी सप्लाई। हार्ट से फिर ये आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ब्लड, और उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये कहाँ कहाँ जाएगा? ये बेसिकली ब्लड से मूव करेगा इंटरस्टिशियम में, और इंटरस्टिशियम से मूव कर जाएगा आपके सेल और टिश्यूज में। ठीक है, और यही पाथवे अगर रिवर्स कर दें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होगा, कि वहाँ आपके टिश्यूज और सेल्स में बेसिकली आपका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो इंटरस्टिशियम में मूव करेगा, इंटरस्टिशियम से वो कैपिलरीज में मूव करेगा, कैपिलरीज से फिर वो ब्लड के थ्रू कहाँ आएगा? वो एल्वियोलाई में आएगा, और एल्वियोलाई से फिर वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज होने के बाद मूव आउट कर जाएगा लंग से। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्यूजन कहाँ होगी? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलस इनटू द पल्मोनरी ब्लड। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन ने कहाँ ट्रांसफर होना है? ऑक्सीजन ने ट्रांसफर होना है एल्वियोलाई से आपकी पल्मोनरी ब्लड में। अब पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का एल्वियोलाई के अंदर होता है इंस्पायरेशन के बाद, वो ऑलमोस्ट हो जाता है 104 mm ऑफ Hg, जबकि जो पार्शियल प्रेशर वीनस ब्लड में कैपिलरीज के अंदर जो है ऑक्सीजन का, वो कितना होता है? 40 mm ऑफ Hg। तो अब देखिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, तो इजीली ऑक्सीजन मूव करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, यानी कि फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द कैपिलरीज। ठीक है, जिधर उसकी कंसंट्रेशन लो है। तो अब यहाँ पर फिर गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा। उसके जो इसका प्रेशर डिफरेंस आता है वो आता है 64 mm ऑफ Hg। उसके बाद कैपिलरी में आ गया, कैपिलरी से ये फिर कहाँ जाएगा? कैपिलरी से ये होता हुआ इंटरस्टिशियम में जाएगा। ठीक है, और कैपिलरीज में आपका प्रेशर बन जाता है 95, और इंटरस्टिशियम में आपका होता है 40 mm ऑफ Hg। तो इधर भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो फिर ऑक्सीजन आपकी कैपिलरीज को छोड़ के मूव कर जाता है इनटू द इंटरस्टिशियम। अब इंटरस्टिशियम से उसने जाना है सेल में। सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल होता है 23 mm ऑफ Hg, और आउटसाइड इंटरस्टिशियम में 40 mm ऑफ Hg है। तो इजीली फिर ऑक्सीजन आपके इंटरस्टिशियम को छोड़ के मूव कर जाएगा इनटू द सेल। ठीक है, जहां उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद देख लेते हैं डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड ने हमें पता है कि सेल से पहले इंटरस्टिशियम में मूव करना है, तो देख लेते हैं कि उसका जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सेल के अंदर कितना है। सेल के अंदर इसका पार्शियल प्रेशर होता है 46 mm ऑफ Hg, और जो इंटरस्टिशियम है उसमें होता है 45। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करता है कि सेल से मूव आउट कर जाता है किसमें? इंटरस्टिशियम में। उसके बाद इंटरस्टिशियम से उसने कैपिलरी में मूव करना होता है। अब इंटरस्टिशियम में उसका होता है 45 mm ऑफ Hg, जबकि कैपिलरीज में होता है 40 mm ऑफ Hg। तो फिर डिफ्यूजन हो जाएगी। आफ्टरवर्ड्स जो है वो एल्वियोलाई के पास आता है। जो आपकी कैपिलरीज हैं उनमें उसका प्रेशर होता है 40 जो आपकी कैपिलरीज होती हैं उनमें उसका प्रेशर होता है 45, और जो एल्वियोलाई होता है उसके अंदर होता है 40 mm ऑफ Hg। तो बेस्ड ऑन दैट वो फिर डिफ्यूज हो जाता है इनटू दी एल्वियोलाई, और फिर आपकी एक्सपायरेशन हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपकी ये जो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका है थिकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, ये जो रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन हमने ये जो 7 to 8 कंपोनेंट्स पढ़े, अगर तो ये थिकनेस हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को उसे क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगेगा।
अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली जो थिकनेस है आपकी रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू दैट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज और डिफ्यूजन। ठीक है, और अगर रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होगी तो उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, उतनी क्विक डिफ्यूजन होगी, उतना ज़्यादा आपका गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया की बात करें तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना आपके ऑक्सीजन के ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी गैस कह लें वो क्या करेगी, उतना ज़्यादा उससे एरिया मिल जाएगा मूव इन और मूव आउट होने का। तो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस या डिफ्यूजन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। उसके बाद आता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ गैस। अगर डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ गैस की हम बात करें तो बेसिकली आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा। अब जो आपकी डिफ्यूजन हो रही होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके मॉलिक्यूलर वेट पे। अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो वो फिर क्या होगी, उसकी डिफ्यूजन कम होगी। लेकिन अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो वो इजी डिफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, और यही रीज़न है कि आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा फास्ट मेम्ब्रेन्स में मूव करता है, और ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज होता है। प्रेशर डिफरेंस की बात करें तो प्रेशर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो आपका गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्विक डिफ्यूजन होगा और आपका जो है इजीली डिफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमने देखना है कि ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस तरह से हो रही है, ये कौन इन्हें लेके जा रहा है और कौन इनको वापस लेके आ रहा है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन दो तरह से ट्रांसपोर्ट की जाती है। एक तो वो डिजोल्व होकर जो आपका प्लाज्मा होता है उसमें डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट की जाती है। सेकेंडली वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और फिर आपकी ट्रांसपोर्ट की जाती है। 97% अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है और जो 3% है वो आपका डिजोल्व हो जाता है प्लाज्मा में। अब अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन बेसिकली आपका वो मॉलिक्यूल है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें आपकी 4 जो है ग्लोब्युलिन चेन लगी होती हैं, उनके ऊपर आयरन होता है। अब ये आयरन बेसिकली बाइंड करता है ऑक्सीजन को, और आपका जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसी जगह पे ज़्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करना स्टार्ट कर देता है। अब ऑक्सीजन को वो जितना ज़्यादा बाइंड करेगा वो इसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि इसमें आयरन की कंसंट्रेशन कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, सेकेंडली जो आपके पास ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को बाइंड करने के बाद स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोल देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जहाँ पर जैसे कि आपकी सेल और टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो जैसे ये सेल और टिश्यू के पास जाएगा ये वहां पर जाके रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो ये होलली एंड सोलली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है या सेलुलर रिस्पायरेशन है उसके रिजल्ट में बनता है। और ये जो है अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें तो आपका 100 ml में ऑलमोस्ट 4 ml तक आपकी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रेजेंट होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन है 7% इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर, 23% होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके और 70% होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट को देखें प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर तो बेसिकली ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो जस्ट
आपकी 3% जो है वो इस 7% जो है आपकी इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब ये अगर हम वीनस ब्लड में आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को और आर्टीरियल ब्लड में कंपेयर करें तो वीनस ब्लड में 45 होता है, आर्टीरियल ब्लड में आपका 40 होता है। अगर हम इनका डिफरेंस देख लें तो ये आपका ऑलमोस्ट 2.7 ml पर डेसीलीटर डिफरेंस इनका आता है, दैट इज योर 2.7%। तो इसका मतलब ये है कि आपका अगर हम डिफरेंस की बात करें दोनों में 2.7 और 2.4 ml का डिफरेंस, तो वो ऑलमोस्ट 0.3 ml बनता है। यानी कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें 100 ml में, तो 100 ml में वो आपका टोटल कितना बन जाएगा, वो आपका 7% बन जाएगा, जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, बाय बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। इसमें क्या है, उसमें तो आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए बेसिकली जो ग्लोब्यूलिन चेन्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ग्लोब्यूलिन चेन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर लेती हैं और आपके पास कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना लेती हैं। अब ये जो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन है ये बेसिकली फिर ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू दी एल्वुलाई, और ये भी सेम एज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे बेस्ड करता है। जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वहां पर इसका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और जहां पर इसका पार्शियल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा वहां पर इसका रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो 70% इस फॉर्म में आपका कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब जब जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लाज्मा में एंटर करता है तो बेसिकली ये आपकी जो कैपिलरीज है उनमें एंटर करेगा आरबीसीज में। आरबीसीज में ना आपकी जो है 65% ना आपका वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। वही वाटर आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बना लेता है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अब वो जो आपका बना जो आपका प्रोडक्ट बना वो बेसिकली H पॉजिटिव आयन और आपका जो बाइकार्बोनेट आयन है उसे रिलीज करता है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से मूव आउट कर जाता है और प्लाज्मा में चला जाता है, और ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर उसकी रिप्लेसमेंट में क्लोराइड आयन इनसाइड द आरबीसी मूव कर जाते हैं ताकि बैलेंस क्रिएट रह सके, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि पिक्चर इसमें आपको क्लियरली शो कर रही है कि ये कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एल्वियोलाई में और आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अच्छा, और ये जो बेसिकली हमने अभी देखा कि बाइकार्बोनेट और क्लोराइड शिफ्ट हो रही है, इसे हम बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होती है।